नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जनसत्य न्यूज लगातार आपको ऑपरेशन काला कोट के तहत एक जालसाज व्यक्ति के बारे में बताता रहा है। किस तरह से ये व्यक्ति जो खुद को वकील बताता है, जो कि कहता है कि लंबे समय से वो वकालत कर रहा है, लेकिन अपनी वकालत, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर कैसे लोगों को ठग रहा है, इसके बारे में जनसत्य न्यूज ऑपरेशन काला कोट के तहत लगातार आपको बताता जा रहा है। लोगों के साथ जालसाजी करता है, जाली पेपर बनाकर उन्हीं के आधार पर प्रॉपर्टी बेचता है, लोगों की गाढ़ी कमाई को लपेटकर रवाना हो जाता है। ये शख्स काला कोट जरूर पहनता है, लेकिन इसके कारनामे बिल्कुल काले हैं। लेकिन इसका काला चिट्ठा खोलने के लिए जनसत्य न्यूज मौजूद है। जनसत्य न्यूज ने इसकी पड़ताल की, कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाकर जाली दस्तावेजों के आधार पर उनसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को बेचता था, उनसे पैसे लेकर वहां से रवाना हो जाता था। लेकिन आप सोचे कि इस पूरे नेक्सस में अगर ये अकेला शख्स है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका एक पूरा ग्रुप है, इसका एक पूरा ऐसा समूह है जो इसके इन काले कारनामों में इसकी मदद करता है। लेकिन जनसत्य न्यूज के कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका है। जनसत्य न्यूज एक एक कर हर परत दर परत इसके खुलासे करेगा। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सम्मानित लोगों का एक पैनल भी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अपने कथित रुतबे का इस्तेमाल कर बेशर्मी से न्याय व्यवस्था और साथ ही पुलिस की धज्जियां उड़ाता है। कहता है कि सब इससे मिले हुए हैं, हर कोई इसकी जेब में बैठा हुआ है, हर कोई इसके अंडर है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आप सभी दर्शकों से करा देती हूं। हमारे साथ हैं नंद किशोर जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है गुलरेज शेख जी, अभी बीजेपी नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार जी हैं, आप एक्स डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और वकील जो अपने आप को काला कोट पहने हुए ये वकील बताता है और अपने रुतबे का इस्तेमाल करता है, इसके पूरे काले कारनामों पर पूरी प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ AK सिंह जी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये काला कोटधारी जालसाज इंसान कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ये नकली पेपर के आधार पर बाकायदा जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनके साथ छेड़खानी कर, फर्जीवाड़ा कर ये प्रॉपर्टी खरीदता है, लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करता है और उसके बाद वहां से आसानी से निकल जाता है। लेकिन कैसे ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाती हैं ये आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए जनसत्य न्यूज के कैमरे में क्या क्या कैद हुआ है इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। क्या ये पुलिस अफसरों के बारे में कहता है, क्या ये जुडिशरी के बारे में, जजों के बारे में कहता है, और कैसे ये बीजेपी के बड़े नेताओं को जूते चप्पलों से मारने का भी दम भरता है। ये तमाम चीजें इसने जनसत्य न्यूज के खुफिया कैमरे में स्वीकार की हैं और उन्हीं का खुलासा जनसत्य न्यूज आज कर रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर ये पुलिस के बारे में क्या कहता है। क्या कहता है कि IPS उसकी जेब में बैठे हैं और थानों से उसकी सेटिंग है। तो आपको सुनाते हैं सबसे पहले ये पुलिस प्रभाग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहता है। जो भी पैसा आ रहा है उसके शेयर के हिसाब से मिसलेनियस खर्चों के अलग करूंगी। कल को थाने की बात है, कोर्ट की बात है, कुछ भी आए तो किसी को जेब से न लगाने पड़े, क्योंकि जेब में लास्ट में किसी का पैसा नहीं होता। मेरे पास भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं। चाहे वो 50 लाख रुपए आप ही रखना, मगर उसको साइड रखना। तो सुना आपने किस तरह से जब अपनी प्लानिंग इस जालसाजी की होती है तो पुलिस की सेटिंग के लिए अलग से पैसे रखने की बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि अगर कोई खुलासा होता है, अगर कोई सेटिंग होती है तो पुलिस को सेट करने के लिए अलग से एक शेयर निकाल देना चाहिए। ये यहीं तक नहीं थमता, जुडिशरी के बारे में, जजों के बारे में ये कैसे खिल्ली उड़ा उड़ाकर निर्लजता की, बेशर्मी की हंसी हंसता है, वो भी आप देखिए। मेरी लाइफ में मैंने 3 जगह से जूते मारे, चौथा ये होता जो बच गया। एक शर्मा था, चर्ची बैठता था, डिस्ट्रिक्ट था, कुर्सी उठा के मारने के लिए थोड़ा मैंने मारा तो ताकि वो डीजे के बाद भागा इमीडिएटली कंप्लेंट करने के लिए। हम सारे वकील चले गए, उसको सस्पेंड कराया, बहुत लंबा टाइम था। तो सुना आपने कैसे ये जजों को सस्पेंड कराते हैं और किस तरह से वकील होकर अपने जो औहदा है उसका बेशर्मी से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये इसके सिर्फ दावे हैं, इसकी हकीकत हम नहीं जानते हैं, लेकिन आखिर इन दावों का दम भरने की हिम्मत भी इस शख्स को कहां से मिलती है। लेकिन ये इतने पर नहीं रुका। आपने पुलिस के बारे में सुना, आपने जुडिशरी के बारे में सुना, लेकिन ये बीजेपी के बड़े नेता वकीलों के बारे में क्या कहता है आखिर में आप ये भी सुन लीजिए। कोर्ट में गया था, कोर्ट में बीजेपी का एक स्पोर्ट्स पर्सन खड़ा था, गोली जानते हो, गोली के अगेंस्ट मेरा एक केस था। तो जज को अंदर मैसेज जाके अंदर मिला के आ गया था
प्रॉपर्टी गाड़ी करता। मैं देखता वाला मुझे जानता ना, गोली को मेरा बैकग्राउंड पता, क्योंकि मैं फ्रंट में कभी खेलता नहीं। हाँ बिल्कुल। खड़ा हुआ, बहस हुई, शुरू हुआ, सुनना तैयार नहीं। मैं कहा बैठ वर्ड थे, बुला के पूछते ना लोगों को, कितने लोग मेरे पीछे खड़े। मैं कहा यहीं से मारता हुआ ले जाऊँगा। और मैं कहा तो खड़ा ना बीजेपी वाला, इसकी तो मैं कल फंड उतारता हूँ, तेरी बहन ठीक है ना। हाँ कह रहा क्या बात कर रहा है, जूता निकाल लिया था मैंने मारने के लिए। तो कैसे अपनी शेखी का बखान कर रहा है, ये सभी आप लोगों ने सुना है। अब एक एक कर आपसे इनकी इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। कैसे ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और इतनी आसानी से ये न सिर्फ एक शख्स बल्कि कई लोगों को चूना लगाकर अपने जाल में फंसाकर आसानी से निकल जाते हैं। आखिर कैसे ये मुमकिन है, ये समझने की कोशिश हम भी करेंगे और हमारे दर्शक भी इन सभी मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि AK सिंह जी ये आप ही की पैटर्निटी से जुड़ा हुआ पूरा केस है। काला कोटधारी ये व्यक्ति है जिसका नाम है सजल धमीजा। ये किस तरह से जालसाजी को पूरी तरह अंजाम देता है ये हम दर परत आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन AK सिंह जी जो एक एक कर इसने दावे किए हैं, जजों को जूते से मारने की, वो ऐसी अपमानित भाषा का इस्तेमाल करता है और अपने आप को वकील बताता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वकालत का जो प्रोफेशन है ये बड़ा सम्मानित प्रोफेशन है और वकील की अदालत के अंदर और अदालत के बाहर एक गरिमा होती है। वो एक गरिमापूर्ण तरीके से बातचीत करता है जी। मुझे आज तक कोई भी ऐसा अच्छा वकील नजर नहीं आया जिसने किसी ने भी इस तरह की बदतमीजी तरीके से बातचीत करी या कभी अदालत के अंदर इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करी। मुझे लगता है ये जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और उसका परिणाम क्या निकलेगा। जी। ये कहना कि मैंने अदालत के अंदर जूता निकाल लिया और जज को ये कह दिया, ये सारी हवाई किले बनाने वाली बातें हैं। हाँ। और ऐसा व्यक्ति वकालत के लायक है ही नहीं, ये वकील हो ही नहीं सकता। अगर वकील है तो सिर्फ ये डिग्री के लिए वकील होगा, ये धंधे के लिए, काम करने के लिए, अच्छा प्रोफेशन के लिए वकील नहीं है। जी। और जो भी कुछ इसने कहा और करा, मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी समझदार अच्छे व्यक्तित्व का आदमी करेगा। वकील की बात तो बहुत दूर है, वकील तो बहुत ही सम्मानित तरीके से और बहुत सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति होता है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति कभी भी अदालत के बारे में कोई आक्षेप लगाने की कोशिश करेगा, आरोप लगाने की कोशिश करेगा, ये अदालत को इस तरह से व्यवहार करने की बात करेगा। AK सिंह जी आपने बहुत सही बात कही कि क्या ये वकील है या नहीं, लेकिन ये जालसाज जरूर है। हम भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं जो तमाम बातें आपने कही कि जो न्याय के मंदिर में लोग बैठते हैं, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो, ऐसी भाषा ऐसी हरकतें करने की उम्मीद हम भी उनसे कतई नहीं करते हैं। लेकिन एक एक कर हर पिलर को चुनौती ये दे रहा है, या फिर ये कहें इसके शब्दों में कि ये हर पिलर के साथ मिला हुआ है। अपने इस जालसाजी के खेल में सभी को इसने रंगा हुआ है। इस पर मैं जरूर संजय कुमार जी आपसे बात करना चाहूंगी। इसने जिस तरह से कहा कि हम अलग से थानों की सेटिंग के लिए पैसा रख देंगे और ये लगातार ये दावा कर रहा है कि कई IPS, कई ACP, DCP सब इसके अंडर हैं। हर कोई पैसे फेंकने के बाद इसके साथ जुड़ जाएगा और अभी तक इसकी मदद भी करता रहा है। आप बतौर पूर्व DGP क्या इस ऐसे टिप्पणी पर, ऐसे आरोपों पर या फिर ऐसी मिलीभगत पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसने जो भी कहा है उसके बारे में, इसके बारे खुद के बारे में भी जांच होनी चाहिए कि अपने जो डिग्री है या इसके जो कारनामे हैं उसका भी पूरा आकलन किया जाना चाहिए कि कितनी उसमें सत्यता है। लेकिन जहां तक इसकी बातों का सवाल है, हर विभाग में, चाहे वो कोई हर दल में, कोई चाहे वो राजनीतिक दल हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व हो या कोई भी विभाग हो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन सब कामों में उलझ जाते हैं और इसी का फायदा उठा करके ये लोग लोगों को, दूसरों को कन्विंस करते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर अपना धावा बोलते हैं। लोगों को जानकारी कम होती है प्रक्रिया की, काम की, तो एक जागरूकता फैलाना, जागरूकता की कमी को दूर करना ये सभी का कर्तव्य है, सरकार का भी। आप देखिए, आपने देखा होगा कि जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ भी कोई चेतावनी नहीं लगी होती है इस तरह की। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को, वो जानकारियां नहीं हैं।
प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है। और सरकार के लोग जो रजिस्ट्री करते हैं वो सिर्फ गवाही के लिए सरकार से पैसे लेती है, गारंटर के तौर पर नहीं लेते हैं। हाँ। उनको चाहिए कि ये सारे जो इंफॉर्मेशन हो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि लोग वेरीफाई कर सके इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप गाड़ियों के जैसे रजिस्ट्रेशन है, आपने नंबर डाला और आपका जो वेरिफिकेशन है किसके नाम पर है, क्या है, चोरी में है नहीं है, सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज के युग में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। इसमें भी जानबूझ करके देरी होती है, ये सारे विभाग के लोग मिली भगत से उसमें भी देरी करते हैं, कंप्यूटराइजेशन नहीं होने दे रहे हैं। और जो कहीं भी हुआ है आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी गलतियां की गई हैं, चाहे वो जानबूझ करके हो या अदरवाइज। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के लिए बकायदा तमाम जो टेक्निकल प्रोसीजर हैं उनका पालन करना चाहिए, लेकिन ये दस्तावेज मेरे हाथ में है, ये आप देखिए, ये पूरे सरकारी कागजात हैं और इन्हें आप नहीं कह सकते कि ये, और इन्हीं के बलबूते इसने कई डील्स किए हैं। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करना, उन्हें फर्जी तरीके से बेचना, उनके थ्रू प्रॉपर्टी को, लोगों को फंसाना उसके अंदर, ये बड़े गुनाह हैं जिन्हें ये व्यक्ति लगातार करते रहा है। लेकिन जनसत्य न्यूज के कैमरे में ये सभी चीजें अब दर्ज हो चुकी हैं। वो फुटेज भी आपको अभी कुछ देर में हम दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी बेशर्मी के साथ ये व्यक्ति जूम मीटिंग पर भी बकायदा इन सारे दस्तावेजों को दिखाता है, बताता है कि ये सही दस्तावेज हैं और इन पर आप शक भी नहीं कर सकते। आप देखिए इतनी चालाकी इस शख्स की है, इसके पूरे नेक्सस की है कि बकायदा इस तरह की मीटिंग में जो ये डील करता है अपने बायर से, उनमें बकायदा इन दस्तावेजों को दिखाता है जिन पर आप शक भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर इन्हें वेरीफाई करने के लिए कौन से लोग हैं जो इससे मिले हुए हैं, ये बड़े सवाल है। तो ये कुछ फुटेज आप देख रहे हैं जो कि जनसत्य न्यूज के स्टिंग के दौरान कैद हुआ है और इसमें साफ तौर पर जिस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने की ये बात करता है उससे जुड़े हुए ये तमाम दस्तावेज दिखाता है। इतना इसमें विश्वास भरा हुआ है। लेकिन अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगी बीजेपी के नेता का, नंद किशोर जी। जिस तरीके से ये व्यक्ति बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी आरोप लगा रहा है, उन पर भी अपना रौब झाड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार ने तो कहा है जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आखिर कैसे ये जालसाज अभी भी बचे हुए हैं? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा नीति थी, जिसको बदलने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि जितने भी कानून हैं 1857 के बाद 1861 से जो बनने प्रारंभ हुए थे, इन सबका भी रचयिता मैकाले है, जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो कारबाह्य हो गए हैं, जो आज 250 साल के बाद जिनको नए नए प्रकार के जो ठग है जिसके रास्ते निकालते हैं, जैसे संजय जी ने भी बताया, आज टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करके कुछ चीजें ठीक होंगी, परंतु कानून व्यवस्था के अंदर ऐसे बदमाशों को पकड़कर उनको जल्दी सजा देने का अभी भी, मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, दिल्ली के जो कानून मंत्री थे, उन कानून मंत्री को गिरफ्तार किया गया, डिग्री फर्जी निकली, उसके बाद बार काउंसिल ने तय किया, सिंह साहब बैठे वरिष्ठ वकील, कि सभी वकीलों की जांच होगी, परंतु आज 5 साल के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही। नकली के नकली कॉलेजेस चल रहे हैं, नकली वकील हैं और वो सबको बदनाम करते हैं, क्योंकि वकील का एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट उठाया है नंद किशोर जी, जो आपने कहा कि क्या बार काउंसिल ऐसे वकीलों पर और खास तौर पर इस सजल धमीजा पर क्या बार काउंसिल कोई एक्शन लेगी? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? और किस तरह से कुछ फर्जी वकील घुसते हैं कोर्ट में, कुछ ऐसे लोगों को शपथ लगाते हैं अपनी वकालत की पूरी कार्रवाई के दौरान, जहां लोग सदियों तक अपने केस को उस मजबूती के साथ प्रेजेंट ना कर पाने का दुख सहते हैं। लेकिन कई ऐसे वकील भी हैं जिनके कार्य ऐसे जालसाजी भरे होते हैं। मैं इस पर भी आपसे लूंगी जरूर एक कमेंट नंद किशोर जी और साथ ही एके सिंह जी। लेकिन गुलरेज शेख जी, आपने ये पूरी जो अभी तक की कुछ अंश सुने हैं हमारे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के, हमारे इस पूरे ऑपरेशन के, जो जनसत्य न्यूज जिसकी परतें खोल रहा है, आप इस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे जो अपना दबदबा न सिर्फ निचले नेताओं में बीजेपी के या फिर बड़े और पार्टियों में, बल्कि बीजेपी के टॉप कमांडर तक, टॉप लेवल तक अपनी पहुंच होने और उन्हें भी अपनी जेब में रखने का दम भरता है? अनु, पहली बात तो उसकी औकात नहीं है कि बीजेपी के टॉप जो कमांडर्स हैं उनको अपनी जेब में रख ले।
जहां तक मुझे उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि यह एक बदमाश किस्म का और लफाज किस्म का व्यक्ति है जो एक आभा मंडल क्रिएट करता है और लोगों को ठगता है। यदि मुझे सही समझ में आ रहा है तो अपने पीछे उसने शायद इस अशोक स्तंभ भी रखा हुआ है और जो न्याय का तराजू है वह भी रखा हुआ है। तो ये एक आभा मंडल क्रिएट करके लोगों को फ्रॉड करने का विषय लिखता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग होंगे, हो सकता कुछ पुलिस अधिकारी हो, कुछ लोग हो रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ लोग हो जो भ्रष्ट लोग उससे मिले हुए हों, लेकिन जिस प्रकार की वो बातें कर रहा है वह तो ऐसा दिखा रहा है पूरा सिस्टम उसके पास है जो बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं, तो ये आदमी अच्छी तरह से नप जाएगा और बहुत सारे और बागड़ बिल्ले, भ्रष्ट बागड़ बिल्ले निकलेंगे जो कि जेल जाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, और गुलरेज जी यही हमारा मकसद है। जनसत्य न्यूज का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जितने भी लोगों को इस शख्स ने प्रताड़ित किया है उन सभी का जवाबदेही है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं हो जाता, जनसत्य न्यूज शांत नहीं बैठेगा। हर एक बड़ा दस्तावेज, हर एक सबूत जनसत्य न्यूज के कैमरे में कैद हो चुका है और ये व्यक्ति अब नहीं बचेगा। लेकिन सुमन जी, जिस तरीके से पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जनसत्य न्यूज ने ये प्रण लिया कि उन सभी लोगों के बारे में जिन्हें इसने ठगा है, उन सभी की कहानी को कैमरे पर लाएगा, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि हमने तकरीबन कई महीनों के अपने स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस व्यक्ति का पर्दाफाश किया है और धीरे धीरे इसके सबूत अब लोगों के सामने भी रख रहे हैं और आप सभी इसके साक्षी हैं। तमाम वो सबूत आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन सुमन जी, इस बीच ये व्यक्ति भी शांत नहीं है। फर्जी आरोप लगाकर, फर्जी एफआईआर की बात कहकर ये अब मीडिया संस्थानों पर ही दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें डराने और उन्हें दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। ये जनसत्य न्यूज के साथ भी लगातार फर्जी कंप्लेन के आधार पर प्रेशर उन पर बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। आप इस पर क्या कहेंगे सुमन जी? मीडिया का जो रोल है वो जनसत्य न्यूज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आखिर कैसे ये पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के साथ, जो कि संबंधित थाने से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मिलकर फर्जी कंप्लेन करने का अभी भी रुतबा रखता है, अभी भी हिम्मत रखता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं अनुज जी, इसमें मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जनसत्य न्यूज ने पत्रकारिता का धर्म निभाया है जी, और ये है जी सुमन जी, आप जारी रखें अपनी बिजनेस। हमारे बाकी जो सारे लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों का अगर कभी साबका पड़ा हो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे वाले लोगों से जी, तो इस तरीके का है कि वो के लिए कई तरह की बातें कहते। जी सुमन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से इसके वकील, कोई वकील इसके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी वकील इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से ये जो स्थिति है, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई बेईमान व्यक्ति है जो केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है। बड़बोलापन आप कह सकते हैं कि ये बड़बोलापन है, अपने केबिन में बैठ करके और ये करना। और जहां तक एफआईआर और बाकी चीजों की बात है, तो ये धमकियां तो मीडिया को कोई नई बात तो है नहीं अनुजी। मीडिया के लिए तो हम लोगों ने पहले कितना ये किया है और ऐसी धमकियां तो मिली हैं कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, हम आपको ये कर देंगे। अगर हम इन सब चीजों से डर करके और घर बैठ जाएं, फिर तो जो है लोकतंत्र का भगवान मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात आपने सुमन जी कही, और यही हिम्मत है मीडिया की, यही हिम्मत है जनसत्य न्यूज की कि जो अपनी पत्रकारिता के धर्म को निभा रहा है, डंके की चोट पर यह कह रहा है कि यह व्यक्ति जालसाज है और बकायदा जनसत्य न्यूज के पास इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। ये तमाम सबूत दस्तावेजों में इस वक्त दर्ज हैं और दस्तावेजों को कोई नकार नहीं सकता है। और तब तक जनसत्य न्यूज भी अपने इन दावों के साथ खड़ा हुआ है जब तक इस व्यक्ति को इसके किए की सजा नहीं दिलवा दी जाती है। लेकिन संजय कुमार जी, जिस तरह से सुमन जी भी कह रहे हैं कि ये एक इतिहास रहा है कि कैसे पत्रकारों की, मीडिया की आवाज को दबाने के लिए फर्जी रिपोर्ट और पुलिस अधिकारियों का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि सुमन जी ने, AK सिंह जी ने और नंद किशोर जी ने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति को वकील नहीं मानते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे पुलिस कर्मियों को आप पुलिसकर्मी मानते हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी कंप्लेन के आधार पर मीडिया पर दबाव बनाने का प्रयास करें?
सुमन जी से पूरी तरह सहमत हूँ। जब कानून अपना काम नहीं करता है तो इस तरह के तत्व और भी पनपते हैं और बढ़ते हैं, उनका मोराल बढ़ता रहता है और उनके इस तरह की हरकतें भी बढ़ती रहती हैं। जैसा कि आपने स्टिंग ऑपरेशन करके इसका पता लगाया, इसका मतलब यह है कि इसके पहले काफ़ी धंधा इसका चल रहा था और इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह के काम जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी चल रहे होते हैं, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो या कई और नकली लोग होते हैं जो कि पुलिस के वेश में या कभी सीआई अफसर बन के, कभी विजिलेंस अफसर बन के लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे होते हैं। तो इस तरह को अपना काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए और इसमें जो भी सुपरवाइजरी अफसर हैं जिनके पास ये कंप्लेंट आता है तो उनका भी रोल होता है कि वो जल्दी इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि उनके जो नीचे के लोग हैं जो कि जिनको थोड़े पैसे मिलते हैं या जल्दी प्रलोभन में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिली भगत करके बड़ी कमाई के लिए ये जो आपराधिक तत्वों से मिल करके वो अपराध को जन्म देते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है अपराध को। तो इस तरह से विभागों के जो है उनको चुस्त दुरुस्त बनाने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि कई देशों में अटॉर्नी का सिस्टम होता है। जब कभी भी वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होते हैं तो अटॉर्नी उसको वेरीफाई करता है, नॉन एनकम्बरेंस जो इंश्योर किया जाता है। यहाँ भी कई और क्षेत्र हैं जहाँ नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की हरकत हुई जो कि गैर कानूनी है, लेकिन दूसरी तरह से भी लोगों को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि एक ही बेचने वाला कई लोगों को बेच रहा होता है, या कई बार एक्विजिशन में प्रॉपर्टी होती है, कई बार और तरह की उसमें समस्याएं होती है, जो कोई कोर्ट केस चल रहा होता है और लेने वाला हमेशा अगर उसका जो नुकसान होता है तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है। तो इसीलिए सिस्टम है, उस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है और जो हमारे गैर कानूनी ऐसे लोग जो हैं इनका वेरिफिकेशन, इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई, और जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी क्या यूज के वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल करना, ऐसी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है, जो जानकारी है आप जो बात के बारे में और नंद किशोर जी ने भी ये बात उठाई थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉपर्टी के कागजात के वेरिफिकेशन और तमाम इन चीजों के प्रावधान और इसे पूरी मजबूती के साथ अप्लाई करना, ये आपको कमी खलती है। लेकिन नंद किशोर जी, सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है, जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी बेचता है उन लोगों की आंखें नहीं खुलती या फिर वो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी इस काले कोट वाले वकील सजल धमीजा के खिलाफ अभी भी कई केसेस हैं जो कि पेंडिंग है। लेकिन जैसा आपने सुना, जैसा कि ये शेखी मारता है कि उसके सामने कोई नहीं टिकता, वो जजों से लेकर वकील और पुलिस अधिकारी कोई उसके सामने नहीं बोलता, और ऐसा ही कुछ उन संबंधित केसेस से होता भी दिख रहा है जो इससे पहले पीड़ितों ने डाले हैं इसके खिलाफ। लेकिन आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बताइए कि कैसे लोग परेशान ना हो, कैसे उनका विश्वास इस पूरे सिस्टम से उठे ना, जब ऐसी वकालत करने वाले लोग, वो लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 12 सालों से वकालत कर रहे हैं, वो लोग मिलकर दीमक की तरह खा रहे हैं, दीमक की तरह चुग रहे हैं इस पूरे लोकतंत्र के मंदिर को। तो ऐसे लोगों पर आखिर कैसे विश्वास करे आम लोग भी, आम जनता भी देश की? नहीं, जनता यदि जागरूक हो जाए तो इस प्रकार के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अपने आप अंकुश लग जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि इसके साथ वकील भी जाते हैं, फोटो भी खींचती है बेचने वाले की, लेने वाले के, सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है। परंतु रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिंह साहब मेरी बात से सहमत होंगे, केवल एक विटनेस का काम करता है, उससे ज्यादा, क्योंकि वो एक्ट सारे मैं समझता हूँ जो अंग्रेजों ने जो एक्ट बनाए थे उस समय थोड़ी आबादी थी, सिस्टम काम करता था। आज आबादी 130-135 करोड़ है, 3.5 करोड़ पेंडिंग मुकदमे हों, केवल डेट मिलती है न्यायालयों से, ना तो न्याय मिलता है और अपराधी को सजा नहीं मिलती। इसके लिए मैं समझता हूँ आज बहुत आवश्यक है कि त्वरित न्याय हो और जल्दी से जल्दी सजा हो। इस प्रकार चौड़े में बातें कर रहा हो और अभी तक वो गिरफ्तार ना हुआ हो, तो इससे बड़ी और क्या कमी होगी? डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, इनके पास भी कोई ऐसा डायरेक्ट पावर, मान लो आज ये सर्विंग भी होती तो कुछ नहीं कर पाते, परंतु ये व्यवस्था के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। और लोकतंत्र के जो चारों खंबे हैं, चारों ही चरमरा रहे हैं। मार्कंडे काटजू का जो बयान आया उससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रशांत भूषण जैसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाते हो, सब कुछ चल रहा है और सजा फिर केवल 1 रुपए की होती है या उठने तक की। ये सारी व्यवस्था मेरी चरमरा रही है, इसको ठीक करने के लिए सबको आगे आना होगा। और इस देश के वकीलों का काम क्यों वकीलों से ही जज बनते हैं, इनका काम ज्यादा बढ़ गया है कि ये अपने बार काउंसिल के अंदर छटनी करें। मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जितनी स्टेट बार काउंसिल हैं वो वेरीफाई इसलिए नहीं कर रही
कि कहें हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वेरीफाई कर पाए। टालने की प्रवृत्ति इस देश, स्टेटस कोइस्ट हम लोग हो गए हैं। यथास्थितिवादी पन से उठने के लिए लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं, उसके बावजूद पत्रकारिता के अंदर भी ब्लैकमेल, राइट टू एजुकेशन के अंदर सारे ऐसे लोग घुस गए जो केवल कमाई के ऊपर लग गए हैं। इन सब चीजों के अंदर बिगाड़ आ रहा है। इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए कानून व्यवस्था के अंदर त्वरित व्यवस्था न्याय और की बड़े होनी चाहिए। बदलावों की, पूरे बड़े दिन में काम परिवर्तन की करते जरूरत है। जो फैल- वाजिब बात आपने नंदकिशोर जी कही है। और एके सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि कैसे, आखिर किस तरीके से ऐसे वकीलों को न्याय के मंदिर में घुसने की भी इजाजत मिलनी चाहिए? क्या इन पर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और इस व्यक्ति पर भी होगा? देखिए, कोई व्यक्ति वकील बनने के बाद अगर किसी गलत धंधे में पड़ जाता है तो वो किसी भी हालत के अंदर वकालत का पेशा नहीं माना जा सकता। पहली बात तो समझ लीजिएगा कि बार काउंसिल के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो बार काउंसिल इसमें अपने आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेगी और हो सकता है कि इसका लाइसेंस कैंसिल करने में कुछ ज्यादा टाइम ना लगे अगर ये वकील है तो। पहले तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि वकील है या नहीं, ये खाली हवा में बातें कर रहा है। नंबर 2, आपने जितनी बातें बताई हैं उससे मुझे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर पुलिस को अपने आप ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, आपकी सहायता लेनी चाहिए। नंबर 3, जो इसने कहा है अदालतों के बारे में या आपके वकीलों के बारे में या आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में या अपने ताल्लुकात के बारे में, वो सारी की सारी बातें मुझे लगता है कि एक जैसा एक ऑरा बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो हर तरह के इस तरह के व्यक्तियों की आदत होती है कि एक ऑरा बना के लोगों को अपने चंगुल में लेने की। मैं समझता हूँ कि अगर एक बार इसके ऊपर अच्छी तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इलाके की पुलिस, क्योंकि अगर इलाके की पुलिस अपना कॉग्निजेंस लेगी, एफआईआर रजिस्टर करेगी, अगर नहीं लेती है तो उस स्थिति में डीसीपी भी कर सकता है और नहीं तो पुलिस कमिश्नर अगर देख रहे होंगे तो वो समझदार व्यक्ति हैं और बड़े ही चौकन्ने हैं इस मामले के अंदर और कानून की व्यवस्था को मेंटेन करने में उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, तो जरूर ही इसके अंदर अपना कॉग्निजेंस लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे व्यक्ति को ना वकालत में रहने का कोई हक है और ना ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक है जो खुलेआम 420 करता है और लोगों को परेशान करता है, अच्छे आदमियों के पैसे झूठ बोल के ले जाता है। ऐसा व्यक्ति रहने लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100 तोले की बात कही है। लेकिन ये बात मैं आपसे संजय कुमार जी जरूर जानना चाहूंगी, जो बात एके सिंह जी ने कही है, जब इतने सबूत हैं, जब इतने प्रमाण हैं इस व्यक्ति के खिलाफ और खुद जनसत्य न्यूज संबंधित पुलिस अफसरों से संपर्क कर इस पर एक्शन लेने की बात के पीछे पड़ा हुआ है, मिलने का समय मांगा जाता है, लेकिन इस बीच उनसे मिलने का समय नहीं मिलता और बाकायदा खुद मीडिया संस्थानों को दबाव में लेने का प्रयास, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस की जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए, जो इस इलाके के संबंधित थानेदार हैं, जो कि संबंधित एसएचओ हैं और चाहे जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें क्या संज्ञान लेना चाहिए? चलिए, शायद संजय जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ा है, लेकिन सुमन जी, जो बात यहां कही गई है एके सिंह जी द्वारा कि इस पर खुद पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बाकायदा आप जनसत्य न्यूज और बाकी जो मीडिया संस्थान है उन्हीं पर ही ये व्यक्ति, ये काला कोटधारी सजल धमीजा इन ऐसे पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर फर्जी रिपोर्ट के आधार पर दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। क्या पुलिस की इसमें भूमिका होनी चाहिए? और आप तो लगातार ऐसा एक जो रवैया रहता है पुलिस कर्मियों का, उससे रूबरू होते रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या कोशिश होनी चाहिए? क्या किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, बिल्कुल सही बात। ये वकील भाई कोई भी आसानी से जाना था, हम और आप जानते हैं इस बात को कि कोई भी आसानी से जेल नहीं जाना चाहता जी। और अगर पुलिस के साथ इसकी कहीं भी सांठ-गांठ है तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर न हो या कहीं कोई मुकदमा न दर्ज हो जाए और इसको जेल न जाना पड़े, ये पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ये हमें निश्चित रूप से आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जनसत्य न्यूज अगर इसको दिखा रहा है इस पे, तो एके सिंह जी इसके कानूनी पहलू ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी एक कॉपी जो स्टिंग की है
वो संबंध इसके पुलिस महकमे के जो है, जो भी वहां के जिले के जी सुमन जी, शीर्ष अधिकारी जनसत्य हैं, न्यूज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये किया। संबंधित थाने में जनसत्य न्यूज की टीम गई, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कोई इच्छा जताई गई इस मामले को इन दैट समझने केस जानने आई की। थिंक, मुझे लगता है कि उस केस में जो है, जो आला अधिकारी है, क्योंकि निश्चित रूप से जो एसएचओ होगा या दरोगा होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर वो घूस खा रहा है तो वो नहीं सुनेगा आपकी बात। जी लेकिन आला अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, और अगर आला अधिकारी भी हैं तो फिर नेताओं की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार जी। चला रहे हैं बकायदा उनकी जिम्मेदारी है ना, इसी कि के फिर लिए जो है डीसीपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों तक संपर्क जनसत्य न्यूज ने किया, लेकिन हर कोई अब इसके पाले में जाकर, इस काले कोटधारी जालसाज के पाले में जाकर जनसत्य न्यूज और बाकी मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जैसा आपने बिल्कुल ये सही प्रयास कहा सफल कि होगा नेताओं नहीं। से मुलाकात अनु सिंह जी, ये प्रयास सफल, ऐसे प्रयास सफल होते नहीं है। एक बार अगर मीडिया के टीवी चैनल पे ये आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो फिर ये लोग ऐसे बिल में जाके ना, वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ये हो, वो जो है फिर वो सामने आपके टिकेंगे नहीं। ऐसा पूरा उदाहरण है, आप चाहें तो इतिहास उठा करके देख लें कि ऐसे दूर भागते हैं। और इसी इतिहास को दोहराने का प्रयास जनसत्य न्यूज जरूर करेगा और कर रहा है, और जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तक हम भी चैन से बैठने वाले नहीं है। लेकिन जो बात आपने वाजिब कही कि नेताओं से, जो जनप्रतिनिधि है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा और साथ ही उनके सौहार्द की बात को भी पुख्ता किया जाए, तो नंद किशोर जी, आपसे ये सवाल जरूर बनता है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है ऐसे जालसाजों पर तुरंत कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने की। मैं समझता हूं कि नेताओं का रोल इसके अंदर ना के बराबर होता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है, पहला काम उससे इनिशिएट होगा, उसके बाद फिर ये मामला जाएगा जुडिशरी के पास। तो पहला काम एफआईआर दर्ज कराना एसएचओ नहीं करता, जैसे सुमन जी ने बताया, सीनियर अफसर को, डीसीपी को या जिस भी प्रांत का है उसके हाई लेवल लोगों तक आप बताएंगे, तो मैं समझता हूँ उसके बाद कानूनी प्रक्रिया स्लो है इस देश की, उसके बावजूद बचेगा नहीं। आप लगे रहेंगे और भरोसे से लगे रहेंगे तो सत्य की विजय होती है और आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी। परंतु जन नेताओं का काम, जो एमएलए एमपी, इनका कोई रोल नहीं है तो वो जबरदस्ती का कोई करता होगा। केवल और केवल जो होम मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है उसके संज्ञान में चीजें आए, उसके पास तो पावर है। बिल्कुल, ये संज्ञान में आएंगी, लेकिन इसके प्रहरी तो नंद किशोर जी आप जैसे नेता ही बनेंगे। बिल्कुल, ये संज्ञान में आएगी। जनसत्य न्यूज हर एक उस संबंधित नेता, मंत्री तक इस मुद्दे को लेकर जाएगा, लेकिन आप लोग इसके प्रहरी बनेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन एके सिंह जी, जिस तरह से ये वकालत का ढोंग कर, काला कोट पहनकर लोगों को, जहां कहा जाता है कि न्यायालय के मंदिर में जो वकील होते हैं वो एक पुजारी की तरह होते हैं, जो कि भगवान और एक जो दरख्वास्त लेकर पहुंचता है, एक ऐसी उम्मीद लेकर उस दरबार में, उस मंदिर में पहुंचता है, उनके बीच एक पुजारी का काम करते हैं, जो कि भक्त को भगवान से मिलवाते हैं, यानी कि एक पीड़ित को न्याय दिलवाते हैं। ऐसे पुजारियों के लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से ये लोग अभी तक टिके हुए हैं और कैसे ये अपना नेक्सस इतना फैला लेते हैं? देखिए, मैं फिर दोबारा से कहूंगा आपसे कि ये ऐसे व्यक्ति ये वकालत नहीं करते। हो सकता है कि इसने बार काउंसिल से लाइसेंस ले लिया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति ना वकालत करते हैं, ना वकालत के लिए फिट है किसी भी हालत में। ये व्यक्तियों का धंधा, इसकी बातचीत से मालूम पड़ रहा है कि इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा कर रहा है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के डीलर के हिसाब से बातचीत कर रहा है, जो कि ऊंची ऊंची बातें हाँक रहा है कि मेरी आईपीएस ऑफिसर काम कर रहा है या जज के हाथ में बदतमीजी करी। कोई व्यक्ति जिसने वकालत करी है सीरियसली इस तरह की बदतमीजी वाली बातें कर ही नहीं सकता। ये व्यक्ति अगर वकालत का लाइसेंस लेके उसका मिसयूज कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बार काउंसिल के अधिकारी से देख रहे होंगे तो सकता है उस लोगों के कॉग्निजेंस है, वरना आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे या दस्तावेजों को भेजेंगे तो डेफिनेटली इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर इसके पास लाइसेंस होगा तो लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ये व्यक्ति अगर आप समझें कि अदालत में किसी को कानून दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, तो आपसे बिल्कुल भूल जाइएगा। इस तरह का व्यक्ति अदालत में पेश होने लायक भी नहीं है। अदालत में पेश होने के लिए गर्मा की जरूरत होती है, एक समझदारी की जरूरत होती है, एक समर्पण की जरूरत होती है, एक बातचीत करने का तरीका होता है अदालत में पेश होने का। कोई व्यक्ति बातचीत में 4 बार अगर गाली बकेगा वो अदालत में कहाँ खड़ा हो पाएगा, उसकी दोबारा गंदी हाथ पड़ जाएगी। तो ये तो मुझे लगता है बातचीत से, इसकी बातचीत जो मैंने सुनी है अभी तक, ये लगता है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करते होंगे
और जब प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करते होते हैं और जब 1 के 4 रुपए लेने होते हैं, आदमी 4 रुपए की स्थिति वैसे ही कोरा बनाने की कोशिश करता है कि मैं इसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ। तो इनका वो काम नहीं है जो वकालत वकील का काम होना चाहिए। और इनके लिए जैसे नंद किशोर जी ने भी कहा, इसके अंदर कोई एमएलए और एमपी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें पुलिस का एक्शन लेना है, कॉग्निजेंस लेना है। कानून के अंदर पहले एसएचओ कॉग्निजेंस लेगा, अगर एसएचओ कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, डर रहा है, तब डीसीपी के पास पावर है। डीसीपी के पास भी अगर इंफॉर्मेशन जाती है, अगर वो नहीं करता तो आप पुलिस कमिश्नर को लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए। और अगर कोई इसके अंदर आपको लगता है उससे भी बड़ी हड़ताल आने वाली है, तो ईश्वर जी कहना चाहिए ये होम मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस आती है, तो होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस हरदम खुला हुआ है इस काम के लिए। लेकिन मुझे मालूम है, जैसे सुमन कुमार जी ने कहा, आज नहीं कल इस पर कार्रवाई जरूर होगी। आज अगर पुलिस कमिश्नर कोई भी थानेदार जो एसएचओ लेवल तक है वो डर के मारे या दबाव के मारे कार्रवाई नहीं कर रहा, तो डिप्टी कमिश्नर पुलिस दबाव के अंदर नहीं आते नॉर्मली। तो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, मजबूत ऑफिसर होते हैं, ऐसे ऑफिसर दबाव में नहीं आते। अगर वो भी दबाव में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि अगर इसकी फुटेज वगैरह अगर पुलिस कमिश्नर के पास जाएगी तो इसके ऊपर जरूरी कार्रवाई होगी। जरूरी नहीं थाना कार्रवाई करे, क्राइम ब्रांच को भी केस जा सकता है, स्पेशल स्टाफ को भी केस जा सकता है। ये पुलिस कमिश्नर पर डिपेंड करता है कि इसको भेजे प्रॉपर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और आप निश्चित रहिएगा, अगर व्यक्ति ने जो भी गलत काम करा है उसकी सजा मुमकिन तरीके से मिलेगी और कानून अंदर ही मिलेगी। इस अदालत को रखने की बात करता है कोई अदालत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही और जो बात आप कह रहे हैं इसी विश्वास के आधार पर कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, जरूर होगी। जनसत्य न्यूज इस कार्रवाई को अंजाम तक जरूर लेकर जाएगा। लेकिन सुमन कुमार जी, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में आपको वो भी हम सुनाएंगे, अपने सभी दर्शकों को ये बताएंगे, सुनाएंगे कि किस तरह से ये खुद मीडिया पर दबाव बनाने के लिए फर्जी ऐसे लोगों को सामने लाते हैं और उन्हें मीडिया के खिलाफ विटनेस बनाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मीडिया उनसे एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है, उनसे एक्सटॉर्शन की मांग कर रहा है। लेकिन इन तमाम दावों का खुलासा भी हम बकायदा उन पीड़ितों के मुंह से करवाएंगे, उनका भी स्पष्टीकरण, उनके भी बयान हम जनसत्य न्यूज पे आपको सुनाएंगे। लेकिन सुमन जी, ये जो दबाव बनाने की कोशिश मीडिया पर की जाती है, और आप तमाम इन लोगों की बात सुन रहे होंगे। नंद किशोर जी हमारे साथ राजनीति से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एके सिंह जी वकालत क्षेत्र से जुड़े हैं और हमारे साथ संजय सिंह जी भी जुड़े थे पुलिस महकमे से। लेकिन सुमन जी, समय समय पर ऐसी कई चुनौतियां आई हैं जिसका सामना मीडिया ने किया है, जिसका सामना पत्रकारों ने किया है, लेकिन पत्रकारों का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि आज भी ऐसे जालसाज इस तरह पर्दे पर नजर आते हैं, ऐसे स्क्रीन पर नजर आते हैं और खुद अपना कबूलनामा करते हैं। तो आखिर जो पत्रकारों का जो इतिहास रहा है, जो मीडिया का इतिहास रहा है, उसके तहत मैं चाहूंगी जरूर अपनी एक फ्रेटर्निटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि आप क्या संदेश, ऐसी क्या खुली चुनौती ऐसे लोगों को देना चाहेंगे मीडिया की तरफ से? एक ही लाइन में कहूंगा कि मीडिया को डराना मुश्किल है, असंभव, क्योंकि बहुत सेक्टर मीडिया को डराना जो है वो मुश्किल है। और पिछले 1 या 2 महीने में हमने देखा है कि मीडिया ने इस देश में बहुत सारी चीजों के नैरेटिव्स चेंज कर दिए और कुछ पत्रकारों ने ही मिलके कर दिया, अच्छा या बुरा। उसका वो डिबेट का विषय हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन मीडिया को बहुत आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता। और कुछ लोग हैं जो बहुत शिद्दत से लगे होते हैं, दबते भी नहीं है। आप कितने भी प्रयास कर लें, ऐसे लोग नहीं दबते हैं। और ऐसे जो ये धमीजा जैसे लोग हैं, मैं इनके बारे में उनको सिर्फ यही संदेश देता हूं कि जब आप कैमरे पे आ जाते हो एक बार, तो आपके जो इर्द गिर्द वाले होते हैं, जिनके आप उछलते हैं, आपके कैमरे पर आते ही वो आपसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे आपको छूत की बीमारी हुई। अभी जो आपके साथ आपको लग रहा होगा कि आपके बहुत इर्द गिर्द खड़े हैं और हमको बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसे अगर कोई नेता होगा या कोई अफसर होगा तो आपको करना बंद कर देगा, कि भाई कौन सा, ठीक है। तो ये इतिहास रहा है, ऐसे लोगों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को कि ऐसे लोगों को कोई साथ नहीं देता इनका। तो अगर वो मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं या एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। उसको अपने बचाव की सोचनी चाहिए कि वो कैसे बचेगा, और जेल जाना महज वक्त की बात लगती है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जो बात नंद किशोर जी, जो सुमन जी बात कह रहे हैं, इस पर आपकी मैं टिप्पणी जरूर चाहूंगी।
संघर्ष करना मीडिया का भी काम है, वकीलों का भी काम है और जन नेताओं का भी काम। और इस देश के अंदर जो लोकतंत्र को विफल करने के लिए षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं, हमारे सिस्टम की जो कमियों से फायदा उठाते हैं, ये धमीजा जैसे लोग उनमें से हैं। इसलिए ये केस के ऊपर आप लोग लगे रहें। और दिल्ली का केस हो तो ईओडब्ल्यू के अंदर मंदिर मार्ग पे इसके अलग से इस कंप्लेंट को भेज दें। इकोनॉमिक ऑफेंस से जो विंग है, और मैं समझता हूँ दिल्ली का मामला हो तो, कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, और एसएन श्रीवास्तव जी तक इस मामले को भिजवाएंगे तो कितना ही बड़ा किसी के पॉलिटिकल कनेक्शन हो, वो बचेगा नहीं। और गलत काम करने वालों को तो भगवान के यहाँ भी थोड़ी देरी हो सकती है, बचने वाला तो कोई है नहीं। गलत गलत रहेगा, ठीक ठीक रहेगा। और आप जब सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि संघर्ष करने में कहीं भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए और कहीं मन में भय नहीं होना चाहिए। सफलता तो निश्चित तौर पर मिलेगी। बिल्कुल। और नंद किशोर जी, क्योंकि अब समय की कमी है और बस आखिर में आपसे टिप्पणियां जरूर चाहूंगी। एसके सिंह जी, जो बहुत ज्यादा प्रभावित प्रोफेशन होते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो, उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उनकी देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। आप खुद वकील हैं, कई वकीलों से हम मिलते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो खुद अपने केस नहीं लड़ पाते हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियली हो, चाहे उन्हें अच्छी सलाह देकर हो। तो ऐसे जो प्रभावशील, जो ऐसे रुतबेधारी जितने भी प्रोफेशन होते हैं, इसमें मीडिया भी आता है, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही वकीलों की क्या जिम्मेदारी होती है, जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, और कैसे ये शख्स, ये काला कोटधारी जालसाज, कैसे उसका हनन कर रहा है? देखिए, वकील की पहली और अहम जिम्मेदारी यह है कि उसे पीड़ित पक्ष को किसी भी तरह से न्याय दिलवाना है, कानूनी रूप में। किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से दिलवाना है, कानूनी रूप से न्याय दिलवाना है। अपने क्लाइंट के लिए, अपने पक्ष के लिए जी जान से मेहनत करनी है जी। और उसको, मुकदमे को सही तरीके से, ईमानदारी से रखना है, जिससे उसे अपने न्याय प्रणाली के अंदर उसका विश्वास बना रहे और आगे भी चलता रहे। फिर मैं कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जो आप, मुझे बार बार इस व्यक्ति की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे अभी भी विश्वास है कि ये व्यक्ति वकील नहीं होगा। अगर होगा तो इसके पास सिर्फ लाइसेंस होगा, कोई काम नहीं करता होगा। बिल्कुल। क्योंकि वकालत करने के अंदर एक अहम रूप से एक आदमी के अंदर एक तहजीब बात करने का सलीका सब आता है। बिल्कुल। वो चीजों की बहुत कमियां महसूस हो रही है। नंबर 2, जो आप पहले बात कर रहे थे कि मीडिया पे प्रेशर डालता है, मुझे लगता नहीं कि मीडिया पे कोई प्रेशर आता। अगर मीडिया पे प्रेशर आता होता तो आप ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, आज आप इसे बंद कर दिया होता। लेकिन ये उनके प्रयास है। देखिए, पत्रकारों को, मीडिया को कभी ना कोई दबा पाया है, और ना ही सच की आवाज उठाने वालों के खिलाफ लोगों के खड़े होने की हिम्मत होती है, और ना ही जनसत्य न्यूज के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि जनसत्य न्यूज इस ऑपरेशन में भी प्रमाण, तथ्य और सच्चाई के आधार पर ही खड़ा हुआ है, और इसे कोई डिगा नहीं सकता, इसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एसके सिंह जी, मैं आगे इस बात को जरूर ले जाऊंगी, लेकिन इस बीच मैंने जिस बात का जिक्र किया था, कहा था कि कैसे ये जालसाज, ये काला कोटधारी व्यक्ति, जिसका नाम सजल धमीजा है, ये व्यक्ति किस तरह से मीडिया पर ही दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए बाकायदा एक व्यक्ति को इसने हथियार बनाया। क्या उस व्यक्ति की पहचान है? कैसे उसने अपनी जुबानी, अपनी आप बीती बताई है? कैसे ये मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं पहले ये सुनवाती हूँ, उस पीड़ित की आप बीती, उसकी मुंह जबानी सुनवाती हूँ, और उसके बाद आप सभी लोगों से इस पर एक टिप्पणी लूंगी। तो एक बार सुनिए कि कैसे एक पीड़ित शख्स, जिससे कुछ देर पहले ही हमने बात की थी, जिसने अपना कबूलनामा दिया है, बताया है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसे जनसत्य न्यूज के खिलाफ खड़े होने के लिए डराया, धमकाया गया, कैसे उसे प्रताड़ित किया गया, ये सब कुछ सुनिए आप। जी मैम, मेरा नाम मुबीन खान है। मैं अपना छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का कमीशन बेसिस पे काम करता हूँ। तो उसी के रिकॉर्डिंग मेरे को सजल धमेजा से मुलाकात कराई किसी ने। जी उसके बाद मैं पिछले 7-8 महीने से मेरी कोई इनसे बात नहीं हो रही थी। तो इनके एक दोस्त हैं मिस्टर गुनमीन सिंह, इनके एक दोस्त हैं गुनमीन सिंह, उनका मेरे पास फोन आता है 15 तारीख को। वो कहते हैं जी मुबीन भाई, वकील साहब बहुत परेशान हैं और एक बार आ जाओ, उनसे मिलते हैं। उनका कोई
स्टिंग ऑपरेशन हो गया है। और उसके बाद मैं काम में बिजी था, तो मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। फिर उनका दोबारा सुबह फोन आया गुरमीन जी का, तो कि तू पहुंच जरा वहां पे, वो बहुत परेशान है। मैं उनके ऑफिस चला गया जी। ऑफिस जाने के बाद में वो सैजल जी रोने लगे कि भाई मेरी ऐसे मेरा स्टिंग हो गया है और मैं तो जा नहीं सकता वहां पे। और उसके बाद मैं वहां से आ गया इनके ऑफिस। मैंने ऑफिस में आके इनको यही बताया, मैं कि भैया वहां मेरे से कोई बात नहीं बनेगी, आप जाओ। और वो मेरी कोई नहीं सुन रहे। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ, इनसे ये सब बातें बता के हम इसके ऑफिस में चाय पीते हैं, और भी इसके दोस्त होते हैं सारे। लेकिन मुबीन जी, कल आपके साथ क्या हुआ था? मैं अपनी पूरी बात बताता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास एक कंप्लेंट आती है। मैं इनको बोलता हूँ, भाई मुझे तो आप लोगों ने भेजा था कि उनसे बात कर लो हमारे बिहाफ पे, हम नोएडा नहीं जा सकते, शायद तू एक बार जाके बात कर ले। तो मैं इनके बहुत कहने पे वहां पे चला गया। तो मैं वहां से वापस आया, तो मेरे एक दिन बाद मेरे पास में कंप्लेंट लक्ष्मण चौधरी फोन करते हैं, जी आपकी कंप्लेंट है और आप उनके एजेंट हो और आप उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रहे हो धमेजा जी से चैनल के बिहाफ पे। अच्छा। मैंने बोला सर मैं तो धमेजा जी ने भेजा हूँ। हाँ। और मेरी तो कोई तो पैसे उल्टा की बात आप ही नहीं को हुई। फंसा दिया गया। हाँ, मुझे ही फंसा दिया गया। मेरे को चैनल की तरफ से, मैं तो चैनल वालों को जानता नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद में मैम क्या होता है, मैं इनको बोलता हूँ, ये बोलते हैं नहीं आपको नहीं जाना, आपके खिलाफ कुछ नहीं है, हम बोल देंगे वो थाने में। हाँ। और वो बस ऐसे ही हो गया था कंप्लेंट। और एकदम से कल अचानक मैं सोता हुआ, ना मेरे को कोई नोटिस नहीं कुछ, मेरे को क्रिमिनल की तरह 3 पुलिस वाले मेरे घर पे सोते हुए को मेरे को पकड़ लेते हैं। अच्छा। और लेके जाते हैं। और जब मैं वहां जाता हूँ तो अब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं थाना सिर्फ मेरे लिए ही, कोई वहां पे और कोई सी कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, पूरा थाना मैनेज किया हुआ था। थाने में कौन कौन था? थाने में मैम मेरे को पहले बिठाया गया वहां पे, फिर एसएचओ साहब ने मेरी पूरी बात सुनी जी। पूरी बात सुनने के बाद मैंने एसएचओ साहब को जो सच्चाई थी वो सब बता दी। हाँ। और सैजल धमेजानी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैंने भेजा था। तो एसएचओ ने उसको ये बोला भी, डाटा भी, कि भाई तू तो इनके बोल रहा था कि ये उनके आदमी है, ये तो तूने भेजा वहां पे चैनल। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोला जी मेरे से गलती होगी और इससे कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है इससे मेरी, और आप इसका आप छोड़ दीजिए और इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता इसके खिलाफ। लेकिन वहां पर उसके बाद में एसीपी आ जाता है, एसीपी सीआर पार्क। हाँ। और एसीपी सीआर पार्क मेरे साथ में मेरे को इतना टॉर्चर करते हैं और जबरन मेरे से लिखवाते हैं कि या तो तू यहाँ फंसना चाहेगा या वहां पे फंसना चाहेगा। जबरदस्ती लिखवाया गया। एसएचओ सामने थे। एसी मेरे को माँ बहन की इतनी गालियां दी एसीपी ने और मेरे को इतना धमकाया, मैं एकदम से डर गया वहां पे। और मेरे को मारने के लिए भाग रहे थे बार बार, और सिर्फ माँ बहन की गालियां। और एक उनके सैजल धमेजा जी के एक दोस्त हैं, वो शारदा जी करके जी के मार्केट के प्रेसिडेंट है वो। अच्छा। और उनके दोस्त हैं एसीपी साहब जो हैं सीआर पार्क और जीके के। हाँ। वो बिल्कुल फिल्मों की तरह मेरे को वहां पे दीवार के पास खड़ा कर दिया। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मुझे सुबह 6 बजे के ले जाके और मेरे को शाम को 6 बजे तक छोड़ा गया। वो भी मेरे से ये लिखवा करके कि ये लिख, इसमें अपना बयान बदल और इसमें ये लिखी 5 करोड़ रुपए आपसे चैनल ने मांगे हैं। और ये आपसे किसने लिखवाया जबरन? जबरन एसीपी के ऑर्डर पे सब हुआ। ये एसीपी ने वहां पे इतनी मेरे को गालियां दी और वो कह रहा था कि तेरे को अब इसको अंदर करो। और वो मेरे को ये भी मेरे को खतरा है कि वो दोबारा भी मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने उनसे पूछा कि किस आधार पर वे आपको लेकर आए हैं आपके घर से, क्या शिकायत आपके नाम से है, किसने आपके खिलाफ शिकायत कराई है, क्या आपने पूछा उनसे ये? उन्होंने मैंने पूछा, कह रहे नहीं, मैंने फोन पे पूछा तो मेरे को मना कर दिया कि आप यहीं आ जाओ, यहीं बता देंगे। लेकिन उसके बाद में वो बात खत्म हो गई थी। उसके बाद बिगर किसी नोटिस के और मेरे को आकर के सुबह सोते हुए में से मेरे को हरासमेंट करी। और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी माँ बीमारी, वो रोने लगी और मेरे को उठा के ले गए।
लेकिन और मेरे को मोबिन जी ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या लगता है? पहले जैसा आपने बताया है कि आपको खुद एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सजल धमीजा ने अपना बनाकर भेजा और उसके बाद जब कहा गया कि आपसे कोई बात नहीं होगी और आप सही रिप्रेजेंटेटिव से ही बात करेंगे, लेकिन उसके बाद आप ही को फंसा दिया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने, क्योंकि चैनल के पास में उनकी जो स्टिंग थी उसको कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए वो अपनी कंप्लेंट लिखवाई उन्होंने, पूरी पुलिस में सेटिंग करी उन्होंने। अच्छा। और इसमें एसीपी जो है अपना चितरंजन पार्क, एसीपी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो शारदा जी के दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, जो मैं 2 घंटे में बैठ रहा था, मैंने सारी बातें सुनी उनकी, तो वो आराम से मेरे को खड़ा करके तो रखा। अब मोबिन जी आहा कि आपको सुबह उठाकर ले गए और शाम को आपसे एक फर्जी स्टेटमेंट लिखवाए के बाद आपको छोड़ा गया है और आपको अभी भी डर है कि वो अभी भी आप पर इसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं, फर्जी कार्रवाई जिसका आधार कुछ नहीं है। लेकिन मोबिन जी आखिर में आपसे क्या लिखवाया गया? चैनल के खिलाफ आपसे लिखवाया गया? चैनल के खिलाफ यही लिखवाया गया कि भाई ये लिख के देख, तेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे, जब छोड़ेंगे तेरे को, नहीं तो तेरे को अंदर डालेंगे। अच्छा। लेकिन मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था जी, उनकी आईडी पे भी साइन कराए, सब कुछ किया, क्योंकि मैं अकेला क्या करता, वहां पे एसएचओ, एसीपी और वो लोग, उनके 10 पुलिस वाले थे जी। ठीक, मोबिन जी मुझे शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे किसी के स्टिंग से या किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे सिस्टम के खिलाफ जो मेरे साथ हुआ है वो सिस्टम था मैम। बिल्कुल। मेरे को बिगर किसी नोटिस के और इतनी गालियां, मेरे को डायबिटीज है, मैं पेशेंट, और मैं वहां पेट पकड़ के खड़ा था, तो वो कह रहा जी साथ देखो, स्टाइल देखो कैसे खड़ा है, और ना मेरे को बैठने। ठीक, मोबिन जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर। तो ये पूरी बातचीत थी जो आप सभी दर्शकों को और आप सभी गणमान्य लोगों को भी हमने सुनाई है, किस तरह से ये व्यक्ति मीडिया के खिलाफ ही एक शख्स को, जो जिसे पहले अपना प्रतिनिधि बनाकर ये भेज रहा था, लेकिन कैसे इसे जनसत्य ने इसके खिलाफ ही खड़ा करने की कोशिश की गई और कैसे पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के साथ इसने इस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि ये परेशान हो गया। और जैसे आप इसके बोलने के तरीके से और इसके इमोशनल तरीके से समझ सकते हैं कि कितना परेशान ये व्यक्ति रहा होगा। तो ये किया जा रहा है अब इस जालसाज के जरिए, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ये मीडिया पर दबाव बना रहा है, ऐसे लोगों पर दबाव बना रहा है जिसे पहले अपने पक्षकार के तौर पर खड़ा करने की इसे कोशिश की गई, लेकिन खुद कैसे फर्जी केस बनाने का ये पूरा प्रयास है, इस पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले एके सिंह जी, जो बात आप अपनी कह रहे थे, ये तमाम जो कबूलनामे उन लोगों के हैं जो पहले इन्हीं जालसाजों से जुड़े हुए थे, लेकिन कैसे इन्हें मोल्ड कर मीडिया के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई, इनके कबूलनामे पर आप क्या कहेंगे? क्या यही आधार है, क्या यही फर्जी आधार है जिस पर मीडिया को डराने की कोशिश की जाएगी? सुमन कुमार जी ने बिल्कुल अच्छा कहा था, बहुत बढ़िया कहा था कि मीडिया पे दबाव आते रहे हैं, आते रहेंगे। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करेंगे या सांप को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से पकड़ाई में नहीं आता, इधर जाएगा उधर जाएगा, काटने की कोशिश करेगा। ये उस व्यक्ति का चरित्र है, अगर वो चरित्र के हिसाब से काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? जो आदमी 420 है, आपके हिसाब से आपने क्या बात एविडेंस है 420 की, और आप कह रहे हैं कि वो जालसाज है, जालसाज व्यक्ति तो इसी तरह के काम करने की कोशिश करेगा, जालसाजी से एविडेंस बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से इस पीड़ित व्यक्ति ने, मोबिन खान ने आपके चैनल पर आने के बाद बताया है कि कौन सा एसीपी था जिसने उससे लिखवाने की कोशिश करी, उसका तो समझ सकता हूँ कि आज स्थिति ये होगी जैसे सुमन कुमार जी ने कहा था कि लोग उससे डरेंगे। अब मीडिया पे करके उसका भी नाम आ गया तो हो सकता है कल को एसीपी भी शक्ल दिखाना पसंद करे, वहां पे उसके साथ में खड़ा हो, और ये पुलिस वाले को भी एक मैसेज जाए कि भाई इस तरीके से कार्रवाई करने में उनको ही नुकसान है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और मीडिया मजबूती से खड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी ये बात फैलेगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ भी आपको डरने की चिंता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ रही है, अपने पत्रकार को डीसीपी के पास भेजिएगा, डीसीपी में कार्रवाई नहीं करता तो पुलिस कमिश्नर के पास कार्रवाई भेजिएगा, और इस मामले के अंदर जरूर कार्रवाई होगी। लोकतंत्र के अंदर
एक शिकायत रखने के या फिर प्रशासन की आंखें खोलने के लिए जो भी तरीके हैं उन्हें बरकरार रखेगा, उन्हें जरूर हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम एक तरीके से एक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए लोकतंत्र में चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, लगातार जनशक्ति न्यूज भी ऐसे ही प्रयास करेगा, लेकिन जो दस्तावेज हो या फिर तमाम ऐसे सबूत हो जिनका खुलासा जनशक्ति न्यूज ने इस वक्त किया है, और आप सभी लोग जो यहां बैठे हुए हैं आप इसके साक्षी हैं। हमारी जो ताकत है वो है हमारा सच, हमारे वो सबूत जो इन लोगों के खिलाफ है, और साथ ही हमारी ताकत है आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं। ऐसी ही ताकत क्या नंद किशोर जी, आप इन पीड़ितों की, क्या आप उन मीडिया की संस्थानों की, क्या आप भी ताकत बनेंगे? जो तमाम बातें ए.के. सिंह जी ने कही है कि इन लोगों के खिलाफ, जिसमें पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं, जिसमें वकील मिले हुए हैं, क्या इनके खिलाफ आप भी इस पूरी आवाज को आगे ले जाएंगे? क्या आपसे भी ये उम्मीद की जाए? हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि वो कानून के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सपोर्ट करें। अभी जो मोहन बता रहे थे एसीपी इत्यादि का नाम भी बताना चाहिए, क्यों नेम एंड शेम वाली जो बात है जो सिंह साहब ने बताई, आखिर लोग सुनेंगे कि एसीपी का नाम क्या है, एसएचओ का नाम क्या है, मामला क्या है, तो ये बात इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचेगी। और अपने आप जी, इस पूरी बातचीत में जो कि हमारी पीड़ित से बातचीत हुई है, इसके और भी बहुत सारे अंश हैं। पूरा खुलकर इस व्यक्ति ने अपनी आपबीती बताई है, इसे भी आगे हम अपनी जनता के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी तक जो हिस्सा आपने सुना है उसमें ये कह रहा है कि कैसे बड़े बड़े अधिकारी भी थाने में बैठकर मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं बीमार इंसान हूं, पहले मुझे कुछ और कहकर बुलाया गया, लेकिन बाद में मुझे ही कल्प्रिट बना दिया गया। और उसमें बकायदा थाने के अंदर एसएचओ, साथी आईओ, साथी इसमें बकायदा एसीपी भी शामिल थे। तो ऐसे अधिकारियों की इस स्तर की मिली भगत पर आप क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि उनके मुंह से आपको पूछना चाहिए था एसीपी का नाम क्या है, एसएचओ का नाम क्या है, आईओ का नाम क्या है, ताकि वो चीज लोगों तक तुरंत पहुंचती। और उसके आप देखते हैं कि पहुंचेगी जी, नंदकिशोर जी पहुंचेगी, नाम लिए गए हैं, बताया गया है, आप बीती बताई गई है, पहुंचेगी। लेकिन आपसे भी हमारी पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मसले को, इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे जालसाजी के कारनामे को आगे आप भी लेकर जाएंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपसे भी ये पूरी उम्मीद की जाएगी, और भविष्य में ऐसे ही हम आगे और भी इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े कई और तथ्यों को उजागर करते रहेंगे। बहरहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप इस चर्चा में शामिल हुए, और आप सभी लोगों ने इस जालसाजी पर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ए.के. सिंह जी और साथ ही सुमन जी, नंदकिशोर जी, और हमारे साथ जुड़े थे संजय कुमार जी भी, गुलरेज शेख जी भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ऑपरेशन काला कोट की एक और कड़ी, लेकिन ये तो महज शुरुआत है। अभी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो एक एक कर जनसत्य न्यूज यूं ही आपको दिखाता रहेगा, जिसका पर्दाफाश जनसत्य न्यूज करता रहेगा। और इसी तरह आप जनसत्य न्यूज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच के साथ, सत्य के साथ जनसत्य न्यूज खड़ा हुआ है, और ऐसे तमाम जालसाजों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और ऐसे ही उनका पर्दाफाश करते रहेंगे। ये महज एक कड़ी है, लेकिन आगे आप इसी तरह जनसत्य न्यूज के साथ जुड़े रहिए। इस ऑपरेशन में अभी कई और किरदार हैं, अभी कई और तस्वीरें हैं, कई और सबूत हैं जिनका अभी स्क्रीन पर आना बाकी है। उसका इंतजार कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।